हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर, जिसमें हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका हिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक किसने लिखी है? ये एक बुक का नाम है, इसमें से पूछा है किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर है ए, जॉन लॉक ने इस बुक को लिखा है। इस बुक में क्या विचार दिया गया था कि राजा के जो दैवीय अधिकार हैं वो गलत है, उनका खंडन किया गया है इस बुक में। दैवीय अधिकार क्या होते हैं? पहले ये मान्यता थी कि राजा जो है अपनी शक्ति सीधा ईश्वर से प्राप्त करता है, तो इस विचार की इसमें क्या किया गया, आलोचना की नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखो, रूसो। अगर पूछ ले आपसे रूसो की बुक का नाम बताओ, तब आप लिख सकते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में रूसो ने बताया है कि एक व्यक्ति एक मताधिकार होना चाहिए और जो जनता है उसकी इच्छा की सरकार होनी चाहिए। तो ये कुछ राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लोगों को अवेयर किया था। लुई सोल्वा कौन है? ये तो फ्रांस का राजा है, 1774 में बना था। और कार्ल मार्क्स एक समाजवादी विचारक हैं। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसके बाकी ऑप्शंस भी देखते चलो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इन तीन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ कौन सी सही है। तो 1933 मार्च में इनेबलिंग एक्ट द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। इनेबलिंग एक्ट क्या था कि संसद की शक्तियों को कमजोर कर दिया गया और जर्मनी में तानाशाही की स्थापना की गई। अगला बोल रहा है कि फायर डिक्री के द्वारा जर्मनी में नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। हाँ, जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, सभा करने की आज़ादी थी, लोगों के विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, वो सब खत्म कर दिए गए थे। और 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया। तो तीनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बोल्शेविक पार्टी जैसे हमारे राजनीतिक दल होते हैं, उस समय जो रूस में पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, उसका नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन। और इसने अपनी पार्टी का नाम बदल के क्या रख दिया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है बेटा, इसमें इन घटनाओं को सीरियल में लगाना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद में, उसके बाद में, इस तरीके से। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसके चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे मिसप्रिंट होता है तो हम क्या करेंगे? अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे चाहे वो गलत ही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक, तो जब अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे तो कैसे स्टार्ट करना है आपको पेपर? सेक्शन ए, फिर आपने सारे एमसीक्यू किए। ये फोर्थ क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा है, आपने छोड़ दिया। आपको अटेम्प्ट करना है तो आप कोई भी ऑप्शन लिखो तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर मिलेगा। कुछ भी, कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो एबीसीडी में से, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा है, लुई सोल्वा के समय राज्यारोहण मतलब जब वो राजा बना, फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? लुई सोल्वा जब राजा बना तो आर्थिक स्थिति कैसी थी? राज्य पे बहुत ज्यादा कर्ज था और जो युद्धों में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में फ्रांस ने उसकी मदद की थी, इसलिए उस पर उसका जो पूरा खजाना है वो खाली हो गया था। अब देखो, 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखने का पहले तरीका देखो। अगर आप ये सिर्फ 2 पॉइंट लिखते हो, ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते, तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स इस पे मिलेगा। हाफ तो कुल मिला के 2 में से 1 ही मिलेंगे, 2 में से 1 ही मिल पाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे ऐसे तो फिर आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दी गई है कितनी? 40 वर्ड्स। पेपर में पहले ही लिखा हुआ है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में 40 वर्ड्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अथवा में दिया गया है, कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। ओलंपा दे गूंज के कार्यों की समीक्षा करें। तो ये देखो, अथवा में फिर हम 2 पॉइंट्स बना देंगे। ओलंपा दे गूंज ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी और स्त्री और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना को इन्होंने मजबूत किया। इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट वाला, लुई सोल्वा के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति, और आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा और आपको सिर्फ पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट्स लिखने से आपको 2 मार्क्स नहीं मिल रहे, तब आप क्या करोगे? ज्यादा पॉइंट आते हैं, ज्यादा लिख दो, वर्ड लिमिट थोड़ी बढ़ जाएगी तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कोई भी चॉइस नहीं दी गई है। अप्रैल की लेनिन की अप्रैल थीसिस के बारे में बताना है। तो लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी बेटा? लेनिन ने 3 डिमांड्स की थी, 3 मांगे रखी थी, जिन्हीं को बोला गया है अप्रैल थीसिस। पहली क्या थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दो। सेकंड क्या है? सारी जमीन जो है किसानों को दे दो। और थर्ड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। ये 3 पॉइंट्स थे अप्रैल थीसिस के। बस आपको देखना है कि क्वेश्चन लिखते हुए कि आप वर्ड लिमिट को फॉलो कर रहे हो। 60 वर्ड पर
3 नंबर के क्वेश्चन में आपका 60 वर्ड होना चाहिए। अब एक एक को गिनने नहीं बैठोगे, मान के चलते हैं कि एक लाइन में 8, कोई बड़ा बड़ा लिखता है तो 8 वर्ड, ज़्यादा छोटा लिखता है तो 10-12 वर्ड्स आ सकते हैं एक लाइन में। उसी के हिसाब से पता लग जाता है कि कितना लिखा है, गिनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 6-7 लाइन लिख दी तो मतलब आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर के उदय के कारण बताओ। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के कारण, कि भाई जर्मनी की हार हुई थी, वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई क्या है? फ्रांस में पेरिस के पास एक शहर है वर्साई, वहाँ पे राजा का महल था। तो वर्साई की संधि, वहाँ पे बेरोजगारी थी, वाइमर गणराज्य जो उस समय सरकार थी वो बहुत कमज़ोर सरकार थी, जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। और जो हिटलर एक ऐसा नेता था जिसके वादे और जो भाषण बहुत आकर्षक थे, जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये हिटलर के उदय के कारण है। अगर आप खुद ही देखो, आपने 5 पॉइंट लिखे, आपको इसमें 5 नंबर मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट है 120। तो ऐसे तब लिखो जब कुछ नहीं आ रहा, और उसके बाद थोड़ा बहुत एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो 5 नंबर का आपका आंसर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ये देखो, आपने लिखा आंसर नंबर 7 का कौन सा पार्ट कर रहे हो, ए या बी, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले एक अच्छी सी लाइन लिखो स्टार्टिंग में कि हिटलर का उदय जर्मनी की खराब परिस्थितियों का परिणाम था और इसके निम्न कारण है। देखो, जर्मनी की हार, जर्मनी को अपमान और नुकसान झेलना पड़ा, तो जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, असंतोष उसमें फैल गया। एक फिर वर्साई की संधि की शर्तें बहुत ज़्यादा कठोर थी, जिससे जनता का गुस्सा भड़का। वहाँ पे आर्थिक संकट था, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, लोग बहुत परेशान थे और चाहते थे किसी मजबूत नेता की वो तलाश में थे। लोकतांत्रिक सरकार उस समय जो वाइमर सरकार थी वो भी बिल्कुल असफल हो गई थी, जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पा रही थी। और हिटलर के वादे भाषण बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, ऐसा लग रहा था कि उसने लोगों को एक नए भविष्य का सपना दिखा दिया। तो यही बातें अगर आप सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। निष्कर्ष क्या होता है? हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन में बेटा निष्कर्ष लिखो 2 लाइन में, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो पूरे आंसर को बताती हो, कि जैसे इस प्रकार आर्थिक संकट, वर्साई की संधि, राजनीतिक अस्थिरता के कारण हिटलर का उदय और जर्मनी में नाजी शासन स्थापित हुआ। तो इससे पता लगता है कि बच्चे को अच्छे से 5 नंबर के क्वेश्चन लिखने आते हैं, उसको तरीका पता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन को इंट्रोडक्शन, फिर ये आपका कंटेंट हो गया, और ये निष्कर्ष जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। 7th क्वेश्चन, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, नास्तिवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा करो। क्या था नाजीवादी दृष्टिकोण? नाजी विचारधारा हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में विकसित हुई, जो बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद और तानाशाही पे आधारित थी। इसके मुख्य बिंदु क्या है कि इसने एक तो लोकतंत्र का विरोध किया, नस्लीय भेदभाव पे ये आधारित थी, इसने स्वतंत्रता और अधिकारों को एकदम खत्म कर दिया, और शिक्षा और प्रचार के माध्यम से भी जनता को एक तरफा नाजी विचारधारा सिखाने के लिए जोर दिया। तो निष्कर्ष क्या होगा कि इसने जो नाजी विचारधारा है उसने हिंसा, असमानता, तानाशाही को बढ़ावा दिया और मानवता और लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। तो बेटा अब लिखने को आप कुछ जो भी आपने याद किया लिख सकते हो, लेकिन आप पैटर्न को फॉलो करो। एक लाइन में 5 नंबर के जो क्वेश्चन है परिचय दो, फिर आप मेन जो आपका आंसर है, और फिर 1 या 2 लाइन में निष्कर्ष लिखो। ये अच्छा मेथड है, नंबर कटने की गुंजाइश कम हो जाती है इसमें। इसके बाद आपको मिलेगा एक पैसेज, जैसे पैसेज दिया गया है, पहले ही आपको पता होना चाहिए 9th क्लास के बच्चे हो तो ऐसा पैसेज नहीं मिलेगा कि उसमें सीधा सीधा आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? कहीं भी नहीं मिलेगा जैकोबिन क्लब का नेता कौन था इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद। तो आपको पता ही होना चाहिए जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। सेकंड कह रहा है 1791 के संविधान से लोगों को क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए? अभी भी इसमें एक ही लाइन लिखी है कि इससे सिर्फ अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। क्या अधिकार प्राप्त हुए उसका आंसर नहीं है, आपको खुद बताना पड़ेगा। चुनाव लड़ने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सक्रिय नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। थर्ड क्वेश्चन, क्रांतिकारी युद्धों के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ गई? जब युद्ध चल रहे थे तो सारी जो घर की जिम्मेदारी थी वो महिलाओं पे आ गई थी, रोजी रोटी कमाने की। तो ये इसका आंसर हो सकता है। और इसमें ऐड कर सकते हो कि उसके बाद महिलाओं ने अपने राजनीतिक क्लब बनाए और अधिकारों की मांग की। क्योंकि 2 नंबर का है ना, तो आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके लिखो। अब ये पैसेज कहाँ से आया है? देखो, ये आपकी बुक में यहाँ से दिया गया है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति हुई, ये पूरा बताया गया है और उसको यहीं पे खत्म कर दिया गया है बस। अब आगे का उसने नहीं बताया पैसेज में, जबकि आंसर यहाँ पे लिखा है। देखो कि
जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, जैसे दुकानदार, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, दिहाड़ी मजदूर। और उनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। पैसेज में सिर्फ आपको फर्स्ट वाले यहाँ से कुछ पोर्शन दिया गया है और ये बातें आगे की हैं जो आपको याद होनी चाहिए, है ना? समझ गए? तो किस तरीके से पैसेज आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में आएगा मैप पे। मैप आपसे पूछेगा वर्ल्ड मैप। इसमें पूछा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र शक्ति से संबंधित कोई एक देश और दूरी। मित्र शक्ति कौन थी? जो जीते थे। दूरी शक्ति कौन थी? जो हारे थे देश। तो जीतने वाले देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रूस। और हारने वाले देश थे जर्मनी, इटली और जापान। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपको मैप मिलेगा, वो अपने आप ही ऐसे एरो बना के देगा कोई भी दो, और जिस पे वो ऐसे मार्क करेगा आपको वही कंट्री भरनी है। अब जैसे इसने पूछा है यहाँ पे ए भरो, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा देश है। अमेरिका, ये हो गया इटली। इसके अलावा और क्या आ सकता है? एक आ सकता है ब्रिटेन, यहाँ पे जहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ वहाँ पे देख लो बेटा, ब्रिटेन। ये आपका आ सकता है फ्रांस, मतलब ऐसे एरो डाल के लिख देगा कि ए बी कुछ भी, कि इसको भरो। और ये आप जर्मनी। जर्मनी के अलावा आपसे पूछ सकता है रूस और जापान। इनसे ज़्यादा कोई भी देश वो आपसे मैप में नहीं पूछेगा। और दूसरी बात, ऐसे नहीं बोलेगा कि अमेरिका भरो, जैसे लिखा है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोई एक देश, मित्र देश या दूरी देश, इस तरीके से लिखेगा। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 देशों के अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपका वर्ल्ड मैप में नहीं बनेगा। अब आता है सेक्शन बी, जिसको खंड खा कहते हैं, ज्योग्राफी से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट होंगे एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखो आप मैप को देखो बेटा, ये पूर्व दिशा है, इसको बोलेंगे पूर्वी घाट। ये पश्चिमी दिशा है, ये वाला जो पोर्शन होगा आपका पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। इसने पूछा है कि पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। कहाँ पे है बेटा? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ लेता पश्चिमी घाट का, तो आप क्या लिखते? अनाईमुड़ी। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, दोनों याद हो गए, पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी। 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार बताओ, कि 2933 किलोमीटर। ये बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछता उत्तर से दक्षिण तक बताओ, तो 3214। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत क्या है? जब हम ऐसे भारत बनाते हैं ना बेटा, ये 3 साइड से जो पानी से हिस्सा घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे नदियां तो ऊपर भी है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब इस पोर्शन की पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, लेकिन हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। गोदावरी इसमें लिखा नहीं है। सबसे लंबी नदी लगभग 1500 किलोमीटर गोदावरी है। गोदावरी नहीं दिया गया तो उसके बाद नेक्स्ट देखो कृष्णा है, वो भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो थर्ड नंबर पे नर्मदा। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 13 क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन कब होता है। मानसून का आगमन होता है बेटा ऑप्शन ए, ठीक है, जून के आरंभ से। इस क्वेश्चन को क्योंकि ऑप्शन चेंज करके सेम क्वेश्चन रख सकता है। जैसे जून के आरंभ, जून में स्टार्ट होता है। अब ये दिशा देखो, ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। और ये क्या है? पश्चिम। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है? दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से। ऐसे आ सकता है। कौन सी स्टेट है? केरल। केरल से एंटर करता है, और कब? जून में। ठीक, ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। अब 14 क्वेश्चन है 2 नंबर का, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में बताओ। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अपना मतलब आंसर शीट पे लिखोगे, तो पहले आपके सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं वो एक साथ इस तरीके से होने चाहिए। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। तो इसमें अब यहाँ पे देखो, इसमें खाली क्या बोला है कि नीति के बारे में बताओ। 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स तो पूछा नहीं है, तो अब आप 2 पॉइंट्स भी बता सकते हो 2 नंबर के हिसाब से। आप चाहें तो वर्ड लिमिट पूरी करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बना के 4 भी बता सकते हो। तो इस नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी कि भाई जनसंख्या जो बढ़ रही है इतनी ज्यादा, इसको कम करो। ठीक है, जन्म दर घटाने पर जोर दिया गया, परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया, छोटे परिवारों को प्रोत्साहित किया गया, मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना इसका लक्ष्य रहा, और शिक्षा और जागरूकता, विशेष रूप से जो लड़कियों की शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, और जो विवाह की उम्र है उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की प्रमुख नीतियां या विशेषताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन करो। कितने नंबर में आया है? 3 नंबर में आया है। कैसे लिखेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन की? वर्ड लिमिट कितनी होती है बेटा? 60 वर्ड्स होती है। ठीक है, तो हमें कम से कम 3 पॉइंट्स बताने हैं। तो आप कैसे लिख सकते हो? आपको लिखना है भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ है भारत में, जो राजस्थान वाला हिस्सा है, बहुत कम वर्षा होती है,
और यहाँ की मिट्टी भी रेतीली है और शुष्क स्थान है ये। अब जरूरी नहीं है कि पहले हम एक पॉइंट बनाएं फिर उसको हेडिंग बनाएं एक्सप्लेन करें। अगर आपने डायरेक्ट पॉइंट लिखा है तो जो भी इंपॉर्टेंट बात है उस लाइन में वही अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब जैसे मरुस्थल में गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा अधिक, सर्दियों में कम होता है, और तापमान जो दिन और रात का अंतर है वो कम होता है, दिन में बहुत गर्मी और रात को ठंड हो जाती है, तो ताप का अंतर बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें फिर भी कोई पॉइंट नहीं बनाया लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है उसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जल की कमी के कारण यहाँ पे जो कैसी वनस्पति होती है, सूखी कटीली होती है, और जनसंख्या इसी कारण यहाँ पे कम है। ये 3 पॉइंट हो गए। अगर आप इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तब क्या करोगे, आप डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, जैसे बारिश बहुत कम होती है, दिन रात का टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है, ऐसी वनस्पति मिलती है, रेत के टीले होते हैं, कम जनसंख्या होती है, ज़्यादातर लोग पशुपालन और खेती करते हैं। ये मेथड भी ठीक है, पर यहाँ पे वर्ड लिमिट पूरी नहीं हुई तो इसमें पूरे नंबर 3 नंबर तो नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर मिल सकते हैं लेकिन पूरे 3 नहीं मिलेंगे जब तक आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करोगे, ठीक है। नहीं आता है तब लिख सकते हो, छोड़ने से बेहतर है कि आप इस तरीके से लिख दो। ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप 3 नंबर का 3 पॉइंट्स बताओ, 2 नंबर का है 2 पॉइंट्स बताओ विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन करो। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अंडरस्टूड है कि हम 3 पॉइंट्स बताएंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे कारक हैं, जैसे अक्षांश हो गया। अब भारत कर्क रेखा के दोनों ओर स्थित है, जहाँ पे दक्षिण भाग में उष्ण कटिबंध में आता है और बहुत ज्यादा वहाँ गर्मी होती है, और उत्तरी भाग हमेशा जो है दक्षिणी भाग की अपेक्षाकृत कम गर्म होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा होना जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखो, अब जब हम छोटे बच्चे थे जल चक्र वाला क्वेश्चन करते थे और हमें लिखा आता था कि जल चक्र का जो है चित्र बनाओ, तब तो हम चित्र बनाते थे, उसके बाद हम कभी भी सोशल साइंस में कोई चित्र बनाते ही नहीं। क्यों? किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं आता। नहीं लिखा आता तो भी आप जहां कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो चित्र से वो करो। जैसे अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं बनाया, भूमध्य रेखा बना के कर्क रेखा और मकर रेखा बना दी, यहाँ छोटा सा सन बना के बस हमने रेज दिखाई है कि जहाँ पे सन की रेज सीधी होती है वहां ज्यादा गर्मी होती है, और जहाँ तिरछी हो जाती है वहां पे कम गर्मी होती है, ठीक है, ठंड बढ़ती जाती है। तो इतना सा तो हम डायरेक्ट पेन से या पेंसिल से बना सकते हैं, आपके आंसर को इम्प्रेसिव बनाता है कि आप जो हो सकता है इतने अच्छे से ना लिख पाओ लेकिन थोड़ा सा अगर ड्रॉ कर दोगे तो उससे भी समझ में आ जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट है समुद्र से दूरी। समुद्र के आस पास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जलवायु बहुत अच्छी रहती है, जैसे मुंबई में ना बहुत गर्मी है ना सर्दी है। इस तरीके से एग्जाम्पल देके लिख दो। हिमालय पर्वत भारत में उत्तर में स्थित है और क्या करता है, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं हैं उसको आने से रोकता है। अब इस पॉइंट को इतना छोटा क्यों लिख दिया, मुझे लग रहा था 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अपने हिसाब से पॉइंट्स को आपको एडजस्ट करना है। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट सफिशियंट है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, अब देखो 16 का ए अगर आपने पेपर में अटेम्प्ट किया है ना बेटा, तो आप इस तरीके से लिखो। 16 का आपने कौन सा किया है पार्ट, ए। अगर आप बी अटेम्प्ट कर रहे हो, भारत की जलवायु विशेषताएं, तो आप ऐसे लिखो 16 का बी। कौन सी विशेषताएं, भारत की जलवायु की विशेषताएं। कैसी जलवायु है भारत की, मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। ज्यादातर वर्षा मानसून से होती है, और अगर मानसून अच्छा होता है तो फसल अच्छी, और कमजोर होता है तो सूखा पड़ता है। और क्या विशेषताएं है भारत की जलवायु की, अलग अलग ऋतुएं हैं यहाँ, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, जिसको पतझड़ कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को ऐसे सीधा लाइन में भी लिखा जा सकता था, और ऐसे लिखने से एकदम क्लियर नजर आ रहा है, तो लिखने के तरीके पे भी फोकस करना है। क्या लिख रहे हो वो तो जरूरी है, उसको लिख कैसे रहे हो वो भी उतना ही जरूरी है। थर्ड पॉइंट, क्षेत्रीय विविधता। हर जगह का मौसम अलग अलग है, एक विशाल देश है भारत, एक जैसा मौसम यहाँ पे नहीं रहता। जैसे राजस्थान में थोड़ा गर्म मौसम है, असम मेघालय में ज्यादा बारिश होती है, हिमालय क्षेत्र में ज्यादा ठंड होती है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स बना देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी तंत्र की विशेषताएं, और अथवा में दिया गया है सिंधु नदी तंत्र की विशेषताएं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब इसको देखो, आप मान के चलो ये आपकी जो पेपर की शीट है ना, अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, पूरी शीट पे एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। चाहे आप किसी भी तरीके से लिखो, ज्यादा खुला लिखो, पास पास लिखो, लेकिन एक शीट भर रही है तो मतलब आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो गई। अब जैसे आपने क्या, सिंधु नदी की विशेषताएं आपने बताई, तो कहाँ से स्टार्ट होती है, उद्गम मतलब तिब्बत से निकल के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में आती है, फिर अरब सागर में गिर जाती है। अब देखो इस लाइन को अगर आप ऐसे लिख रहे हो और साथ में एक छोटा सा चित्र बना दो, जैसा भी रफली आपसे बनता है, आपने थोड़ा सा उत्तर भारत का हिस्सा बनाया, यहाँ से नदी निकलती हुई दिखा दी,
ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी सहायक नदियां बना दी, ये दिखा दिया कि अब ये पाकिस्तान का एरिया आ गया और नीचे ये अरब सागर आपने दिखा दिया। तो इससे पता लग रहा है कि आपको क्लियर है कि नदी कहाँ से आ रही है और किस दिशा में जा रही है। इसी बात को हमने लिखा है, तिब्बत से निकलकर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अंत में अरब सागर में गिरती है। तो इससे आंसर अच्छा लगता है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज जो पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती है। अब देखो इन नदियों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज कहाँ पे मिल जाती हैं? पाकिस्तान में मिठानकोट में सारी मिल जाती हैं और उसके बाद ये अरब सागर में गिरती है। इसका बेसिन क्षेत्र, बेसिन मतलब किस किस एरिया को ये कवर करती है? ये तिब्बत, भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, भारत के अंदर इन एरियाज को, पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र को जल प्रदान करती है। कृषि के लिए भी इसका विशेष महत्व है क्योंकि सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए एक बड़ा स्रोत है ये, और विश्व की बहुत प्रमुख नदियों में से एक नदी है, लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। तो जब आप आंसर को इस तरीके से लिखोगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपके नंबर कट जाए। और लास्ट में आपको क्या लिखना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में? निष्कर्ष कि सिंधु नदी उत्तर पश्चिम भारत की नदियों का एक समूह है, सिंधु नदी तंत्र, और जो कृषि और जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष में अपने हिसाब से कोई भी एक अच्छी सी लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप लिख रहे हैं गंगा नदी के बारे में, जो क्वेश्चन है गंगा नदी तंत्र की विशेषताएं बताओ, तो सेम आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से एक चित्र बना दें, फिर गंगा नदी की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा गंगा नदी के बारे में कि एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है और इसकी विशेषता क्या है कि एक तो बहुत बड़ी नदी है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये उपजाऊ मैदान बनाती है जिससे खेती बहुत अच्छी होती है मैदान होने से, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, और बंगाल की खाड़ी में गिरकर एक डेल्टा का निर्माण बना करती है, सुंदरबन डेल्टा का। और धार्मिक और आर्थिक महत्व भी है इसका क्योंकि इसको बहुत पवित्र नदी माना जाता है। इसके किनारे बहुत से शहर बसे हैं जैसे कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, और व्यापार में और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। साथ साथ आर्थिक महत्व है कि सिंचाई के काम, परिवहन के काम में भी नदी का जल प्रयोग होता है। तो अब जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, थोड़ा सा रफ ऐसे बना दो कि भाई यहाँ से नदी निकली और आपने लास्ट में दिखा दिया कि ये सुंदरबन डेल्टा है और इसकी कुछ सहायक नदियां आपने बना दी। फिर आपने निष्कर्ष में लिखा कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ा, उपजाऊ और महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखने का एक मेथड होता है बेटा, इससे वर्ड लिमिट पूरी है, एक एक पॉइंट क्लियर है। आपने 5 पॉइंट लिखे हैं तो क्यों मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं कट सकते। अब क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका मैप का क्वेश्चन। मैप में क्या बोल रहा है? 4 चीजें आपको दी जाएंगी क्योंकि 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से उसने पूछ लिए। अब आपको 3 चीजें भरनी है, 4 दी गई हैं, 3 भरनी है। इसमें सबसे पहले बोला है कि चिल्का झील भरो। कहाँ भरोगे? जिसको पता होगा, स्टेट उड़ीसा के अंदर है वही तो भरेगा। फिर कंचनजंगा पर्वत भरो, अन्नायमुड़ी पर्वत और सांभर झील। कंचनजंगा सिक्किम में। अब देखो मैप, देखो आपको ऐसे मिलेगा। मैप में आपको भरना है सांभर झील राजस्थान, कंचनजंगा सिक्किम, चिल्का झील उड़ीसा, और केरल में अनाईमुड़ी पर्वत। अगर आपसे पूछ ले पुलिकट झील तो आप ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु उसके बीच में यहाँ पे भरना क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा, अगर आपसे पूछ ले पुलिकट तो आप यहाँ पे भर देना और झील। अगर आपसे पूछ ले वूलर झील तो आप कहाँ भर सकते हो? जम्मू कश्मीर में भर दो। तो 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो ये था आपका ज्योग्राफी भूगोल का सेक्शन। अब सेक्शन सी जो है राजनीतिक विज्ञान से, पहला क्वेश्चन आपका, रंग भेद की नीति से क्या अभिप्राय है? नस्ल के आधार पर, चमड़े के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको बोलते हैं नस्ल भेदभाव या रंग भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। ये बात तो ठीक है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ये 2 बातें अलग अलग हैं, तो ये इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 543। अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें? 84। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 47। और दिल्ली में कुल कितने विधानसभा के सदस्य हैं? 70। तो अब मैच करना है कि इसमें से देखो ए का है 1, ये ठीक है। फिर बी का है थर्ड, किसी ऑप्शन में है बी का थर्ड, इसमें है लेकिन फिर ए का गलत है, तो इस हिसाब से ये फिर से सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो मिसप्रिंट हुआ है। अगर ऐसा कोई पेपर आएगा तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, इससे आपको फ्री का 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट करते हो, छोड़ दोगे तो 0, भले ही गलत ऑप्शन है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, सही की पहचान करो। दक्षिण अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, यही ऑप्शन एक आपका सही है। नेल्सन मंडेला कौन थे, दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे। इन्होंने यहाँ पे रंगभेद की जो नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और इनकी एक फेमस बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कह रहा है बेटा कि लोकसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, नहीं, लोकसभा को तो बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं, निम्न सदन। और राज्यसभा को निचला सदन कहते हैं, नहीं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो ये गलत लिखा गया है, तो ना तो एक सही है और ना दो, तो दोनों ही, एक और दो, दोनों कथन गलत है। अब थर्ड क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में इन तीनों को पढ़ो और बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य है, हाँ ये बात ठीक है। कानून का राज है और व्यक्ति के अधिकारों का आदर होता है, ये बात भी ठीक है। और जो प्रमुख फैसले हैं वे जो हम नेता चुनते हैं, निर्वाचित नेता, उनके द्वारा होते हैं, ठीक है। तो तीनों सही है, ऑप्शन होगा डी। इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस दी गई है, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों है, या फिर अपने पसंदीदा मौलिक अधिकार के बारे में बताओ। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आपको, जिसमें कि अपने विचार दो, अपनी पसंदीदा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर गलत नहीं हो सकते आपके, आप कुछ भी लिखो ज्यादातर। तो क्यों, क्योंकि आप अपना विचार लिख रहे हो, आपके अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। तो अगर आप ए अटेम्प्ट करते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 40 वर्ड्स ध्यान रखना है, 4 लाइन सफिशियंट होंगी। तो लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा क्यों होती है, किन कारणों से, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च माना जाता है कि जनता ही सब कुछ है, और सरकार जो है जनता द्वारा ही चुनी जाती है, इसलिए उसी के हित में काम करती है, इसलिए अधिकारों की रक्षा होती है। यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, अगर किसी के अधिकार चिनते हैं तो वो न्याय की व्यवस्था करती है। फिर मीडिया है, विपक्ष है, सरकार की गलतियों को उजागर करने के लिए। तो इसलिए लोकतंत्र में हमें लगता है कि अधिकारों की रक्षा बेहतर तरीके से होती है। नेक्स्ट, अपना पसंदीदा मौलिक अधिकार, आप 6 मौलिक अधिकारों में से किसी पे भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा समानता के अधिकार के बारे में, तो आपने लिखा भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 या कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से मुझे इस तरीके से लिखना है, इसमें से मुझे समानता का अधिकार सबसे अधिक पसंद है। अगर आप स्वतंत्रता पे लिख रहे हैं तो ऐसे लिखो, इनमें से मुझे स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पसंद है, जो भी अधिकार आप लिखना चाहें। फिर इसकी विशेषताएं कि समानता का अधिकार आपको क्यों पसंद है, क्योंकि कानून के समक्ष सबको बराबरी देता है, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करता है, और छुआछूत ऊंच नीच जैसी प्रथाओं को उसने खत्म किया है, इसलिए मुझे ये पसंद है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछा गया है, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता क्यों है। तो आप कोई भी 3 पॉइंट लिखो, उनको एक्सप्लेन कर दो। जैसे लोकतंत्र में आपको चुनाव जो है स्वतंत्र क्यों होने चाहिए, कि भाई जनता की इच्छा का सम्मान हो ना। अगर चुनाव हो गए, जनता ने वोट भी दिया, अगर धांधली हो गई तो फिर जनता की मर्जी तो हुई नहीं। तो जनता की इच्छा का सम्मान हो, इसलिए चुनाव एकदम निष्पक्ष होने चाहिए, और जो सत्ता है उसमें शांतिपूर्वक बदलाव आ जाए, इसलिए चुनावों की हमें जरूरत है, निष्पक्ष चुनावों की, और ये लोकतंत्र को मजबूती देता है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप खाली ऐसे 3 पॉइंट लिखोगे तब नहीं मिलेगा, तब तो हाफ 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 मतलब 1.5 मिलेगा। अब इनको एक एक पॉइंट्स को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करो, और दूसरे में पूछा है न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन करो। 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, एक लाइन में इंट्रोडक्शन, फिर पूरा कंटेंट, लास्ट में निष्कर्ष। तो हम लिखेंगे जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, आपने एक लाइन लिखी, प्रधानमंत्री देश के महत्वपूर्ण कार्यकारी पद पे होते हैं और सरकार के प्रमुख होते हैं। इस तरीके से कोई फ्लो चार्ट बना दो, देखने में आंसर अच्छा लगता है, पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। अब आपने बताया प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, कि बहुमत दल का नेता होता है, कानून बनाने में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। कार्यकारी शक्ति क्या है, कि वो मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, सब में काम बांटते हैं। काम बांटते हैं मतलब किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, उनको बोलते हैं विभागों का वितरण। प्रशासनिक शक्ति मतलब जितने भी मंत्रालय हैं उन पर नजर रखते हैं, उनके बीच में तालमेल बिठाते हैं। वित्तीय शक्तियां, जितनी भी आर्थिक योजनाएं बन रही हैं, जो भी बजट है, उन सबको उनकी लीडरशिप के अंदर ही चीजें तैयार की जाती हैं। और विदेश नीति संबंधी शक्तियां, दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करने हैं, किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं, वो सब प्रधानमंत्री तय करते हैं। लास्ट में एक लाइन निष्कर्ष में लिख दो कि इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला इसमें क्या पूछा गया है कि न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में। अच्छा, एक चीज और देख लो बेटा, अगर आपको लग रहा है कि ये टफ है और आप नहीं कर पाओगे, तो इसी बात को सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ कैसे लिखा है, प्रधानमंत्री के कार्य, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, मतलब अपने मंत्रियों को चुनते हैं, सरकार चलाते हैं, कानून बनाने में भी उनकी भूमिका है, फिर वो मंत्रालयों को बांटते हैं अपने मंत्रियों में, अन्य देशों के साथ संबंध बनाते हैं, जब सलाह की जरूरत हो तो ये राष्ट्रपति को जितनी भी काम ये करते हैं वो सब
बताते हैं, उन अपनी नीतियों से अवगत कराते हैं कि वो क्या चल क्या रहा है, क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बात हमने पीछे आंसर में लिखी है वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 5 नंबर के अकॉर्डिंग ये वर्ड लिमिट को पूरा करता है। नेक्स्ट है आपका न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन करो। तो न्यायपालिका के बारे में आप बता सकते हो कि न्यायपालिका की बहुत जो शक्तियां, न्यायिक शक्तियां हैं, ये क्या करती है, कानून के आधार पे चीजों को देखती है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था। न्याय पुनरावलोकन, अगर लगता है कि संविधान के खिलाफ कोई कानून बन गया है तो उसकी जांच कर सकती है, उसको गलत असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान की रक्षा करती है, मतलब न्यायपालिका जो भी काम होता है उसमें सबसे सर्वोच्च किसको मानेगी कि संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हम तुम अपनी मर्जी से कानून की कोई भी व्याख्या कर सकते हैं, है ना, मेरे अनुसार मैं किसी कानून को पढ़ूं, मैं एक अलग अर्थ निकालूं, आप एक अलग अर्थ निकालूं, तो नहीं, उसका सही मीनिंग क्या है ये कौन तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी। तो वो संविधान की रक्षा करती है, कोई अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कानूनों को। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और राष्ट्रपति को अगर सलाह चाहिए तो वो उनको सलाह भी किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर दे सकती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, न्याय करती है, और जिससे जिससे क्या फायदा होता है, कानून का शासन बना रहता है। तो ये थे आपके सिविक्स के क्वेश्चंस। अब लास्ट में सिविक्स में हमें क्या आएगा, एक पैसेज आएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ है। इसको पढ़ के डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा राजनीतिक कार्यपालिका। बेटे कार्यपालिका दो तरीके की होती है, हमने पढ़ा था, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका कौन होती है, जो चुनाव के द्वारा जो चुन के लोग आते हैं, हमारे प्रतिनिधि जो सरकार चलाते हैं, जिनको हम नेता बोलते हैं, उसे कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आते हैं, होती है राजनीतिक कार्यपालिका। और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका, क्योंकि इनका तो एक टाइम पीरियड है ना। राजनीतिक कार्यपालिका तो 5 साल के लिए अगर चुनाव है तो उसके बाद तो ये हट जाएगी, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है उसका पूरा कार्यकाल होता है, वो तब तक अपने पद पे बनी रहती है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ हुआ, चुनाव द्वारा आकर सरकार चलाने का काम करती हैं, नीतियां बनाते हैं, जैसे कि राजनीतिक जो नेता है हमारे। ठीक, अगला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे आंसर मिल गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। 1 नंबर का है, इतना लिखना सफिशियंट होगा। प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करो। अब इस पूरे पैसेज में वही समझाया गया है, पर हमें पूरा उतार देंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा, तो हमें कैसे लिखना है, प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। तो कैसे लिखोगे, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत पार्टी या पार्टी के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक, यहाँ से लिख सकते हो कि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, अपनी मर्जी से नहीं चुनते, जिसको भी लोकसभा में बहुमत मिलता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। 2 नंबर का है, तो ये इतना सफिशियंट होगा। तो ये थे हमारे सिविक्स के क्वेश्चंस। अब आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन डी, जो है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में 1-1 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक बनाती है। बफर स्टॉक क्या है, अनाज के बड़े बड़े भंडार है। ठीक है, तो कौन बनाता है, भारतीय खाद्य निगम इसको तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई, 2005 में स्टार्ट हुई। क्या थी ये योजना, कि गांव के जो भी ग्रामीण परिवार है उनको 100 दिन कम से कम काम मिले साल में, और अगर काम ना मिले तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, और उस टोटल काम में से कम 1/3 काम जो है महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़े, निर्धनता मतलब गरीबी, इसके जो आंकड़े हैं वो कौन इकट्ठे करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। ये बात ठीक है। नेक्स्ट, विश्व बैंक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ये क्या होगा, कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करता, तो बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि किसका प्रभाव था। श्वेत क्रांति, ये तो दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, मछली के उत्पादन से। हरित क्रांति गेहूं से। ठीक है, हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में इसका प्रभाव था। एक और ऑप्शन दिया गया है गुलाबी क्रांति, ये किससे, बेटा जो मीट होता है ना उसको उसको क्या बोलेंगे, मतलब खाने के तरीके
खाने के लिए वो तैयार हो जाए, इस तरीके से उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड है ये मास से गुलाबी क्रांति। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो पहले पढ़ लो कौन कौन से कारण है। बेरोजगारी तो गरीबी का कारण है, तो ये नहीं होगा। अत्यधिक जनसंख्या, ये भी गरीबी का कारण है, तो ये भी नहीं होगा। बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास, अगर उद्योग धंधे पनपते हैं तो उससे गरीबी होगी नहीं, तो यही इसका आंसर होगा। आगे कह रहा है आर्थिक विकास का निम्न स्तर, हमें विकास अगर निम्न होगा मतलब नीचे होगा, लो होगा, तब तो गरीबी होगी। इसने पूछा है कौन सा कारण नहीं है। ये कह रहा है उद्योगों का विकास, उद्योग धंधे अगर बढ़ेंगे तो कोई गरीबी होगी नहीं। ठीक है, विषम की पहचान करो। विषम क्या होता है? विषम का मतलब होता है बेटा अलग, अलग की पहचान करो। अब अलग में दिया गया है कृषि, मत्स्य मतलब मछली पालन, पशुपालन, ये क्या है? ये तो है प्राथमिक क्षेत्र के एक्टिविटीज है। बैंकिंग ये कौन सा है? ये तो है तृतीय क्षेत्र की एक्टिविटी, तो ये डी अलग है। अब 35 क्वेश्चन है 2 नंबर का, निर्धनता दूर करने के उपाय। गरीबी को कैसे दूर करोगे? कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो गरीबी दूर करने के उपाय में, जैसे कि निर्धनता दूर करने के उपाय कि रोजगार को बढ़ावा देना, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। तो अगर रोजगार को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, आय बढ़ेगी। स्वरोजगार मतलब खुद का काम वो सीखें, नौकरी के बजाय खुद के काम में लोगों का विश्वास बढ़े। शिक्षा और कौशल विकास की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी उनकी ट्रेनिंग देके उनको योग्य बनाना, जिससे वो बेहतर नौकरी प्राप्त कर सके। तो 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा हेतु चलाई जा रही भारत सरकार की नीतियों के बारे में बताओ। तो खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत नीतियां चलाई हैं, उसमें से किसी भी 3 नंबर का है तो 3 नीतियों के बारे में लिख दो। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके द्वारा गरीब परिवारों को क्या होता है बेटा? सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध किया जाता है, कराया जाता है। आपने राशन की दुकानें सुना है ना? राशन की दुकानें वो यही है, इनके माध्यम से गरीबों तक सरकार बहुत कम कीमत पे अनाज उपलब्ध उनको कराती है। मिड डे मील, सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो भोजन दिया जाता है, जिससे एक तो कुपोषण कम हो जाए, ठीक है, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल भी आए, इसमें मदद मिली है। ठीक, आंगनवाड़ी सेवाएं, आंगनवाड़ी सेवाएं छोटे बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण में उनको हेल्प मिलती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो ये हो गई खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियां। कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही नीतियां लिखें, लेकिन उनको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है ना? तो ऐसे अगर 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करते हैं तो 60 वर्ड लिमिट आपकी पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई योजना बताओ, या फिर मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई योजना बताओ। अगर आप शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको किस तरीके से लिखना है? शिक्षित बेरोजगारी होता क्या है? पहले आप इंट्रोडक्शन में ये बताओ कि जब पढ़े लिखे लोगों को उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे जोर दे सकते हैं। सरकार उनको ऋण, पढ़ाई के लिए कर्ज प्रोवाइड कर सकती है, स्टार्टअप में हेल्प कर सकती है, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है। अगर कॉलेजेस हैं और जो उद्योग हैं उनके बीच में तालमेल हो, मतलब कि ऐसा पाठ्यक्रम हो कि जो बच्चे पढ़ के जाएं बाद में उनके रोजगार में उनको वो हेल्प करे। या फिर करियर मार्गदर्शन, जैसे स्कूल में कॉलेजेस में काउंसलिंग के लिए आते हैं ना बेटा, स्कूल में भी आते हैं। आप 10th के बाद जो बच्चे 12th में होते हैं तो स्कूल में उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, ऐसे ही कॉलेजेस में भी होती है। इससे क्या होता है, बच्चों को गाइडेंस मिल जाती है कि आगे चल के उनको क्या करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, जैसे कृषि पे आधारित काम लोगों को अवेयर किया जाए, कृषि पे आधारित कौन कौन से काम हो सकते हैं, और डिजिटल कार्यों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। आप चाहें तो इसमें से किसी 1-2 योजना के ऊपर डिटेल में लिख सकते हैं, या ऐसे कई पॉइंट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैकल्पिक योजना पूछी है, कोई भी एक योजना लिख दो, या आप इस तरीके से अलग अलग बातें भी बता सकते हो। तो निष्कर्ष आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में तो लिखना जरूरी है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अगर शिक्षा और कौशल और रोजगार, शिक्षा को स्किल डेवलपमेंट से और जो खुद के स्टार्टअप हैं, खुद के जो काम है उनसे जोड़ा जाए, तो बेरोजगारी की जो समस्या है काफी हद तक उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई योजना बताओ। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि जब पूरे साल में आपको पूरे साल काम ना मिलके सिर्फ कुछ महीने काम मिले, उसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? कृषि कार्यों में, कृषि के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी स्टार्ट करें, जैसे किसानों को पशुपालन, दूध उत्पादन जैसे अन्य कार्यों से जोड़ा जाए, ताकि साल भर उनकी इनकम हो सके। छोटे उद्योगों पर जोर, जैसे गांव में बुनाई है, हस्तशिल्प मतलब हाथ के काम है, ऐसे ऐसे काम शुरू किए जाएं। सिंचाई और बहुफसल खेती, मतलब सिंचाई की सुविधाएं अगर हम बढ़ा दें तो एक साल में एक से अधिक एक साथ फसल उगाने की व्यवस्था हो सकती है।
ग्रामीण रोजगार योजनाएं, जैसे सरकारी योजनाओं के माध्यम से सड़क बन रहे हैं, तालाब बन रहे हैं, अगर भवन निर्माण गाँव में इस तरीके के काम होते रहेंगे तो लोगों को साल भर काम मिलता रहेगा। कौशल विकास मतलब जो गांव के युवा हैं उनको कुछ टेक्निकल चीजें सिखा दें जिससे वो बाकी क्षेत्रों में भी अच्छे ढंग से काम कर पाए। तो इस तरीके से कृषि कार्यों के साथ साथ अगर अन्य कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा और साथ में जो बेरोजगारी की, जो मौसमी बेरोजगारी की समस्या है उसको भी हम हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें बेटा एक पैसेज दिया गया है। पैसेज में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पैसेज में, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ कोई आपदा आ जाती है तो कीमतों पे क्या प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधा आंसर, कीमतें बढ़ जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अकाल की विशेषताएं बताओ। अकाल की क्या विशेषता है बताओ। अकाल होता है तो खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है। कोई भी विशेषता लिख सकते हो, एक विशेषता लिख दो कि जब अकाल होता है तो क्या होगा, खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा। सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा अकाल का कारण कैसे बनती है बताओ। अगर सूखा पड़ेगा तो अकाल का कारण वो कैसे बन जाएगा। ये कह रहा है कि अगर कोई भी सूखा पड़ा वो बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में हो गया या लंबे समय तक वही स्थिति बनी रही तो क्या होगा, भूखमरी पैदा हो जाती है और अकाल की स्थिति बन जाती है। अगर 2 नंबर का है और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो बता सकते हो कि फिर लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो खराब दूषित मतलब गंदा जल सड़ा हुआ भोजन खाने पे लोग मजबूर हो जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा पैसेज है, आप इसमें से आंसर देख के कर सकते हो। तो ये था आपका 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अच्छा पेपर करना है और पैटर्न को फॉलो करना है। सेक्शन ABCD के अलग अलग क्वेश्चन हर एक सेक्शन वाइज करने हैं, आपस में मिक्स नहीं करने हैं। थैंक यू वेरी मच।